आज खबरों में बात होगी कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में दूसरी बार गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी है। छात्रों के मुद्दे पर पटना में आरजेडी का राजभवन मार्च है, तो झारखंड में कैसे रद्द हुई 44 भर्ती परीक्षाएं। कैसे अब सोरेन के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने खोल दिया मोर्चा। लखनऊ में डेयरी माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कोलकाता के एक होटल में आग से कैसे जिंदा जल गए 9 लोग और शहर शहर कैसे मिलावटखोरों पर हो रही है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे दें, जहां आपके सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी की आज कोर्ट में पेशी होगी। उसके पहले सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को एसीबी मुख्यालय पर लाया गया है। ये दूसरा मौका है जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले उनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई। अब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर घोटाले में उन पर शिकंजा कसा गया है। सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार में जल मंत्री थे। जल बोर्ड सत्येंद्र जैन के मंत्रालय में आता था। एसीबी के मुताबिक उनके कार्यकाल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए टेंडर जारी हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो इस केस की जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। आरोप है कि उदित प्रकाश राय और उनके परिवार को 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत दी गई। सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, कंपनियों के मालिक नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा, पंकज वर्मा को भी अरेस्ट किया गया है। 22 महीने तक बाहर रहने के बाद सत्येंद्र जैन एक बार फिर हवालात में पहुंच गए हैं। सत्येंद्र जैन और बाकी लोगों पर आरोप है कि एफटीपी प्लांट का टेंडर इस तरह जारी किया गया है कि इससे केवल एक कंपनी यूरोटेक एनवायरमेंट को फायदा हुआ। एसीबी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में कथित अनियमितताएं हुई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें इस तरह से बनाई गई कि एक खास कंपनी को फायदा मिले। टेंडर में ऐसी शर्तें जोड़ी गई जिससे प्रोफेशनल कंपटीशन खत्म हो जाए। इस मामले में दिसंबर 2025 में सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ करीब 17 करोड़ 70 लाख रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सत्येंद्र जैन पर यह केस 11 मई 2024 को दर्ज किया गया था। एसीबी को जांच के दौरान बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले। ईमेल जांच में यह पता लगा कि टेंडर के दस्तावेज कंपनियों से पहले ही शेयर हुए थे। ये दूसरा मौका है जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 30 मई 2020 को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन 872 दिन तक जेल में रहे थे। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को उन्हें बेल मिल गई थी। लेकिन अब सत्येंद्र जैन दूसरी मुश्किल में फंस गए हैं और एक बार फिर से सलाखों के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब में चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने नया पैटर्न शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह तथाकथित घोटाला उस समय हुआ है जब सत्येंद्र जैन जेल में थे। सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं और चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी ने अपना पैटर्न फिर से शुरू कर दिया है। लोग अब इन बातों को समझते हैं और कोई भी नहीं मानता जो सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में जेल में डाला था और जिस टाइम वो जेल में थे तब का ये घोटाला तथाकथित घोटाला बताया जा रहा है। और उस टाइम बीजेपी ट्वीट करके क्या कह रही थी, आपके देखिए, कह रही है राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर की कुर्सी पर बैठ जल बोर्ड का घोटाले को दिया अंजाम। तो अब किया उन्होंने राघव चड्ढा से कोई इन्वेस्टिगेशन, किया उन्होंने राघव चड्ढा को अरेस्ट। हम लोग बीजेपी के फर्जी केसेस से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी तो पहले भी हमारे कितने नेताओं को फर्जी केसेस में जेल डालकर फिर हमें कोर्ट से क्लीन चिट मिली, कोर्ट ने हमें डिस्चार्ज तक दे दिया कि ये केस तो चलाने योग्य भी नहीं है। इस बार भी ऐसा होगा। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जोरदार अटैक किया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि पिछला केस भी फर्जी था, ये केस भी फर्जी ही साबित होगा। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा। बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। केजरीवाल को बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लिखा है कि जो काले कर्म करेगा उसका भुगतान
उसको करना ही पड़ेगा, उसका भुगतान उसको भुगतना ही पड़ेगा। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन, उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इन्होंने घोटाला किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल जो बार बार माफी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है। देखिए, एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड, द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त एसीबी दफ्तर से लाइव जुड़ गए हैं। पहले तो बताएं, ये पूरा मामला किस तरीके से खुलकर सामने आया, क्योंकि मामला तो कोई नया नहीं है। इस वक्त आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि पंजाब का चुनाव सामने है तो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने उस वक्त एक टेंडर निकाला था जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और सत्येंद्र जैन जो हैं जल मंत्री थे। उस दौरान एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के एक्सटेंशन और अपग्रेडेशन के लिए ये टेंडर निकाला गया, जिसमें इकोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ये पूरा टेंडर मिला। और आरोप ये है कि एसीबी का कि इस टेंडर प्रक्रिया के जो नियम और जो शर्तें थी वो निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसमें बदलाव किया गया, और कुछ ऐसी शर्तें थी जो जरूरी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन शर्तों को रखा गया ताकि कंपनी विशेष को इसमें फायदा मिल सके। जिसके बाद साल 2024 में मई के महीने में एसीबी ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज की थी और जांच की जा रही थी इस पूरे मामले को लेकर। जिसके बाद एसीबी ने 18 तारीख को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके 4 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 जो हैं निजी व्यक्ति हैं। अब आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि इस निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी टेंडर प्रक्रिया में नियम और शर्तों में बदलाव किया गया। 1,52,00,000 रुपए जो हैं वो उदित प्रकाश राय और उनके परिवार या फिर उनके रिश्तेदारों के खातों में गए, और ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो दूसरी कंपनी के जरिए जो है ट्रांसफर हुआ, यानी जो बिचौलियों की कंपनियां थी। तो फिलहाल एसीबी के पास तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिसमें बिचौलियों और जो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं उनके बीच के जो कन्वर्सेशन है उसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत एसीबी के पास मिले हैं। फिलहाल आज एसीबी की टीम जो है वो सत्येंद्र जैन, उदित प्रकाश राय समेत सभी आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। तकरीबन 12 बजे के करीब ये कोर्ट में पेशी होगी और वहां से इनकी रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड अगर मिलती है तो उसके बाद आगे इसमें जांच की जाएगी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर मीनाक्षी दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई, बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जैसा कहना है कि वो सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो को इंचार्ज हैं पंजाब के और पंजाब में इलेक्शन है, लेकिन जबकि ये मामला 2024 से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल कहा जा सकता है एक लड़ाई नैरेटिव के फ्रंट पर लड़ी जाती है और एक लड़ाई कानूनी फ्रंट पर लड़ी जाती है। तो कानूनी फ्रंट पर तो फिलहाल आम आदमी पार्टी पीछे दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए कुमार। और अब पटना में जारी छात्रों के प्रोटेस्ट की बात, इसके बीचों बीच आरजेडी आज सड़क पर उतर रही है। पेपर लीक और सिवान में छात्रों पर फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी यादव थोड़ी देर में राजभवन मार्च करने वाले हैं।
ये मार्च जेपी गोलंबर गांधी मैदान से शुरू होगा और इनकम टैक्स गोलंबर पटना विमेंस कॉलेज होते हुए लोक भवन तक जाएगा। इसको लेकर आरजेडी ने बड़ी तैयारी की है। पटना में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जमा हैं। इसे देखते हुए पटना की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। आरजेडी की हल्ला बोल और पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के आंदोलन तेज होने से पहले ही बीपीएससी ने चौथे चरण की टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 32,388 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 सितंबर से आवेदन शुरू होगा। तो पटना में अब से थोड़ी ही देर में जेपी गोलंबर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी मार्च करने वाली है। पेपर लीक, पुलिस का एक्शन, इसके खिलाफ सड़क पर आरजेडी उतरेगी। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का ये प्रोटेस्ट शुरू होगा। प्रोटेस्ट के बीच इधर बीपीएससी के छात्रों ने भी नोटिफिकेशन निकाला है। 32,388 छात्रों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये देखें, एक तरफ टीचर की पदों की भर्ती पर या फिर यूं कहें नियुक्ति को लेकर जो लगातार मांग उठाई जा रही थी, सरकार ने उस पर तो पॉइंट स्कोर कर लिया है। अब तेजस्वी यादव मैदान पर निकल रहे हैं। जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए वो कितने कामयाब होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी के मार्च से पहले सम्राट चौधरी ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 के तहत 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि पटना के गर्दनी बाग में छात्र अभी भी धरने पर हैं। अब छात्र ये कह रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की जगह केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए। बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान है। वहीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की भी मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में सड़कों पर उतरने वाले हैं और उन पर हमला कुछ समय पहले तक आपको बता दें कि उनकी ही पार्टी में जो प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने ही तेजस्वी यादव पर हमला किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजभवन मार्च नहीं, तेजस्वी का करियर और आरजेडी बचाओ मार्च है। आज राष्ट्रीय जनता दल का लोक भवन मार्च नहीं, ये श्री तेजस्वी यादव जी का करियर बचाओ पार्टी बचाओ मार्च है। जब तेजस्वी जी की जरूरत सड़कों पर थी तो विदेश घूम रहे थे, जब सदन चल रहा था तो विदेश में थे। तो अब पार्टी को बचाना है, उनका नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी से आने के लिए अपील करवा रहे हैं। बिहार में सम्राट सरकार ने छात्रों नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने का काम किया है और सारी मांगों को पूरा कर लिया है। सम्राट सरकार कृत संकल्पित है युवाओं को रोजगार देने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ये तो उपद्रवियों का मार्च होना है, इसमें कोई छात्र नौजवान आने वाले नहीं हैं। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, सबसे पहले बताइए आरजेडी की क्या तैयारी है? जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है कि तेजस्वी यादव जो खोई हुई जमीन है बिहार में, उसे एक बार फिर से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस मार्च के जरिए? जी देखिए, पटना में गांधी मैदान में जेपी गोलंबर से ये मार्च शुरू होना है, लोक भवन मार्च। और यहाँ से आमतौर पर जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब मार्च शुरू होगा तो ये डाकबंगला चौराहा तक जाएगा, वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। जब तेजस्वी यादव यहाँ पर आएंगे, थोड़ी देर में तेजस्वी यादव को यहाँ पर आना है और यहाँ से जब वो मार्च शुरू करेंगे तो डाकबंगला चौराहे तक जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, सबके हाथ में तिरंगा है, हालांकि पार्टी का झंडा नहीं है। और पोस्टर बैनर लेकर लोग पहुंचे हैं। आप देखिए जो भी पोस्टर है, बिहार का फ्यूचर लोडिंग सरकार अभी भी बफरिंग, इसी तरह मेहनत का मोल दो, युवाओं को रोजगार दो, हर के पास अलग अलग पोस्टर। और यहाँ देखिए विशाल राजभवन मार्च, पेपर लीक, लाठीचार्ज और AK-47 फायरिंग के खिलाफ। कहाँ से आए हैं? हम लोग जैतिया से हैं, फतवा विधानसभा। तेजस्वी जी कितने देर में पहुँच रहे हैं? आधा घंटा में आ जाएंगे। तो ये अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए हैं और चूंकि ऐलान भी किया गया था, ये कहा गया था कि
अलग अलग जिलों से काफी मुझे तादाद ये में जो बताएं कार्यकर्ता है नीतीश, वो यहाँ आप जब पहुंचे लोगों को और देख रहे यहाँ पर हैं, देखिए अधिकांश सुन लोग रहे हैं, आपको वो उनसे बात दिखेंगे कर रहे जो हैं, पार्टी के तो क्या ये आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं और छात्रों की संख्या इसमें कम है, या फिर छात्रों की संख्या ज्यादा है और कार्यकर्ताओं की संख्या कम है? प्रवक्ता आरिफ हुसैन बोल रहा हूँ। क्या आज मार्च में तो आगे कहाँ तक जाएंगे? माँ तक राजभवन तक जाएंगे यहाँ से। लेकिन आगे तो जाने नहीं दिया जाएगा। नहीं देगा तो फिर उसकी बात देखी जाएगी, आगे फिर निकलेगा उसके बाद देखेंगे। लाठियां भी चल सकती हैं। चलेगी, देखा जाएगा। गोली भी चलाएंगे तो खाएंगे। हाँ, छाती ओपन है। अगर उन्होंने बच्चों पर AK-47 चलाया है तो हम अपने बच्चों और कोई गोली हम लोग पीठ पर नहीं खाएंगे। जो जितनी भी गोलियां चलेगी सब हम लोग सीना पर लेंगे। तो अलग अलग जिलों से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये बता नहीं, मेरे रहे हैं दो कि प्रश्न हर हैं चीज नीतीश। के आप लिए चूंकि देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इनमें पूछिए कि छात्रों की जो मांग थी वो तो सम्राट चौधरी ने सुन ली। मुख्यमंत्री ने परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। 1 सितंबर से TRE 4th परीक्षा की डेट आ चुकी है। और वो जो AK-47 की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी जिसने AK-47 चलाई उसका सस्पेंशन हो गया है। तो क्या थोड़ी देर नहीं होगी इस मार्च को करने में? जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि ये जो प्रदर्शन है, राजभवन मार्च है, वो मोटे तौर पर जो लाठीचार्ज की घटनाएं हुई थी और सीवान में जो AK-47 से गोलियां चली थी उस मामले को लेकर है। सरकार ने कार्रवाई कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जिसके आदेश से गोली चली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर है, अभी यहाँ देखिए आरजेडी के तमाम नेता यहाँ पहुँचने लगे हैं। भाई वीरेंद्र यहीं पर हैं। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताइए कि जो मांग थी, सीवान के DMSP का तबादला हो गया, नोटिफिकेशन छात्रों का निकल गया, तो देर तो नहीं हो गई? ठीक है, देर सवेर से ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव अब पटना की जो सड़क है उसे नापने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन को लेकर ACB निकल चुकी है। थोड़ी देर में सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी होगी। तो जल बोर्ड से जुड़ा हुआ ये घोटाला है जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और अब थोड़ी देर में सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की रिमांड की मांग ACB की तरफ से की जाएगी। आपको जानकारी दे दें, सत्येंद्र जैन को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन जेल के पीछे रहकर आ चुके हैं, सलाखों के पीछे रहकर आ चुके हैं और एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और इसे सीधा सीधा पंजाब चुनाव से जोड़कर देख रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चूंकि पंजाब में चुनाव हैं और सत्येंद्र जैन पंजाब में संगठन का काम भी देख रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब चुनाव की वजह से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मामला पुराना है। एक ही निजी कंपनी को टेंडर देने का ये पूरा का पूरा मामला है जिसमें ACB ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है और अब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। ACB उनको लेकर निकल चुकी है, किसी भी वक्त कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट में सत्येंद्र जैन को पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल हो या पार्टी के तमाम नेता सत्येंद्र जैन की इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि जैसे कर्म किए हैं उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सत्येंद्र जैन को लेकर ACB निकल चुकी है। अब से थोड़ी देर में सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी है और जो ये एक नैरेटिव भी है, पॉलिटिकल नैरेटिव, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में चूंकि चुनाव है और सत्येंद्र जैन का पार्टी में एक बहुत बड़ा योगदान है। पंजाब में फंड मैनेजर के तौर पर भी, चूंकि सत्येंद्र जैन चाहे वो दिल्ली हो पंजाब हो, वो एक फंड मैनेजर के तौर पर भी एक बड़ी भूमिका उनकी आम आदमी पार्टी में, इसलिए उनको निशाने पर लिया जा रहा है, इसलिए उनकी दूसरी बार गिरफ्तारी की गई है। आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि पिछली बार भी कुछ नहीं निकला, इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा, ये केवल पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप कानून के नजरिए से देखेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड में STP घोटाले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और अब उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच का ये एक्शन है। साल 2024 का ये मामला है और ACB ने सत्येंद्र जैन समेत 6 और लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कुमार, एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसको अभी हम थोड़ी देर में चर्चा में लेकर आएंगे, लेकिन अभी इसके जो कानूनी पहलू है उस पर हम चर्चा कर ले। कहाँ गड़बड़ हुई थी, कब गड़बड़ हुई थी, अभी तक की जांच में क्या बातें सामने आई हैं?
देखिए, ये दरअसल पूरा साल 2024 में ये पूरा मामला सामने आया था, जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये पूरे एसीबी ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया था। 18 तारीख को सत्येंद्र जैन को इसमें गिरफ्तार किया गया, बाकी 5 आरोपी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल ये दिल्ली सरकार का जो दिल्ली जल बोर्ड विभाग है, उसके अंडर जो एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो एक्सटेंशन और अपग्रेडेशन होना था, उसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया जारी की गई थी। उस टेंडर प्रक्रिया की जो शर्तें थी, जो उसके नियम थे, वो कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए बदले गए और उसी मामले में जो है ये पूरी कार्रवाई हुई है। दरअसल मई 2024 में ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई थी। एसटीपी के एक्सटेंशन और अपग्रेडेशन का पूरा मामला था। टेंडर प्रक्रिया के तहत जो है वो इकोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाया गया। एसीबी के का कहना है कि तमाम जो शर्तें हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल रखी गई ताकि कंपनी को फायदा मिले। इसके बाद जब एसीबी ने इसमें पूरे मामले में जांच की तो एसीबी का कहना है कि दस्तावेजों और बातचीत की जो निजी कंपनियों और बिचौलियों के बीच में या फिर सरकारी लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, उसके डिजिटल एविडेंस जो है वो एसीबी के पास मौजूद है। इस पूरे मामले में एसीबी ने सत्येंद्र कुमार जैन जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें, उदित प्रकाश राय जो पूर्व सीईओ है जल बोर्ड के उन्हें, अंकित श्रीवास्तव पूर्व संविदा सलाहकार है दिल्ली जल बोर्ड के, नागेंद्र यादव प्रोपराइटर हैं ये एएन एंटरप्राइजेज के, राजा कुमार कुर्रा ये मालिक है इकोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिस कंपनी को पूरा टेंडर मिला। इसके अलावा पंकज वर्मा प्रोपराइटर है सृजान हार के। तीन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1,52,00,000 रुपए उदित प्रकाश राय के खाते में और उनके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए गए बिचौलियों और बिचौलियों के कंपनी के खातों के द्वारा, ताकि उसके बाद उन्होंने अचल संपत्तियां उनकी खरीदी। फिलहाल एसीबी उन प्रॉपर्टीज को भी जो है आइडेंटिफाई कर रही है। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब ये कार्रवाई हुई है। दरअसल एसीबी ये जज करना चाह रही है कि टेंडर प्रक्रिया के तहत इस पूरे घोटाले के तहत जो है सरकार को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। किसकी क्या रोल था, किसकी क्या भूमिका थी, खासतौर पर सत्येंद्र जैन की क्या भूमिका थी। दिल्ली पुलिस की गाड़ी हम देख पा रहे हैं कुमार, और सत्येंद्र जैन को इस वक्त एसीबी कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही है। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। एक और बड़ी खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर फॉरेन सरकार ने देर रात आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में 45 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया गया और 39 परीक्षाएं रद्द कर दी गईं तो 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। यानी लगभग छात्रों की अभी सभी मांगे मान ली गई हैं। केवल सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर ऐसे में आज छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के बाद बेरोजगार हुए नौजवान सड़क पर हैं। दरअसल जिन उम्मीदवारों ने सीजीएल एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल की थी, कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सभी ने न्याय की मांग को लेकर रांची में टॉर्च लाइट जुलूस निकाला और सरकार पर फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग भी की। रांची में फॉरेन सरकार के फैसले के बाद छात्रों ने अपना अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन अब वो कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं जिनकी नौकरी जाने वाली है। इन कर्मचारियों के मन में गुस्सा है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं। वो सोरेन सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रहे हैं। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा सब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग मर जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। हमारा इस सरकार के निर्णय से माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसकी अवहेलना की गई है। ये काफी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न्याय की आज हार हुई, माननीय न्यायालय की आज हार हुई, हम ये कहना चाहेंगे।
वहीं लखनऊ में दरोगा की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अवैध डेयरी संचालकों की अब खैर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ पुलिस आज से स्पेशल ड्राइव शुरू करने जा रही है। अवैध डेयरी और छुट्टा पशुओं के खिलाफ लखनऊ में आज से विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। पुलिस और नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को पारा इलाके में अवैध डेयरी चलाने वालों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया था। इस दौरान पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। रविवार को ही वारदात के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। कल भी पारा इलाके में धरपकड़ की कार्रवाई दिन भर चलती रही। 200 से ज्यादा भैंसों को नगर निगम की टीम अपने साथ ले गई। कई अवैध डेयरियों को भी सील किया गया। रविवार को हुए हमले में सब इंस्पेक्टर विनय पटेल के सिर पर गंभीर चोट आई है। उस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नगर निगम के भी कई कर्मचारी जख्मी हुए थे। पुलिस ने अब ऐसे डेयरी संचालकों के खिलाफ एक्शन तेज करने का प्लान बनाया है। स्पेशल ड्राइव की शुरुआत आज से हो रही है। तो आज से लखनऊ पुलिस पूरे एक्शन में दिखाई देगी। केवल पारा ही नहीं बल्कि जहां जहां अवैध डेयरी चल रही है, जिन जिन इलाकों में इनकी वजह से गंदगी का अंबार लगा है, वहां वहां एक्शन होगा। इस स्पेशल ड्राइव में लखनऊ पुलिस के साथ नगर निगम के दस्ते भी होंगे। अवैध डेयरी संचालकों में इस विशेष अभियान को लेकर दहशत भी है। रविवार को दरोगा की पिटाई की गई थी, जिसके बाद एक्शन तेज हुआ है। आरोपियों ने दरोगा का गला दबाया था। खुशबुन नाम की महिला ने जंजीर से सिर पर वार किया था। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई फरार बताए जा रहे हैं। 16 तारीख को रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी ज़मीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ। और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सिर में चेन से वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी, उनको हिरासत में लिया गया और FIR लॉन्च किया गया। नगर निगम द्वारा भी FIR लॉन्च कराया गया। एक बड़ी खबर दे दी, लखनऊ में दरोगा की पिटाई मामले में जबरदस्त एक्शन चल रहा है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर चुकी है। 2 महिलाओं आफरीन और खुशबुन को गिरफ्तार किया गया है। 5 और आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेजा गया है। पुलिस को अभी कई आरोपियों की तलाश है। वायरल वीडियो की मदद से पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी है। अब तक इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके नाम मैं आपको दे दूं। खुशबुन, जो इस वक्त इस तस्वीर में भी दिखाई दे रही है, जो लोहे की जंजीर से हमला कर रही हैं। आफरीन, शराफत, रिजवान, सलामुद्दीन, शहाबुद्दीन, इस्लाम। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 लोगों को अभी भी पकड़ना बाकी है। इनकी तलाश जारी है। ये सभी पारा इलाके के ही रहने वाले हैं। रविवार को जब पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ था, तब ये सभी उसमें शामिल थे। पुलिस की कई टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। कईयों की गिरफ्तारी हो गई है, कम से कम जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी 17 लोगों की तलाश जारी है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि एक एक तस्वीर देखकर, वीडियो फुटेज देखकर सबकी तलाश की जा रही है और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि उस इलाके में जितने लोग हैं सब एक दूसरे को जानते हैं। सब यही काम करते हैं कि शहरी जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर अवैध तरीके से भैंसों का पालन करते हैं और दूध वहाँ से बेचने का काम करते हैं। तो ये सब एक दूसरे को जानते हैं। तो पुलिस उनसे भी पूछ रही है कि ये लोग कहाँ भाग गए। और पुलिस का ये कहना है, सरकार का भी ये कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब नगर निगम और पुलिस की तरफ से इसमें FIR कराई गई है, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ, क्योंकि लखनऊ की अगर मीनाक्षी आप बात करेंगे तो जिस इलाके में ये घटना हुई है, जिसमें हमला हुआ है पुलिस पर और नगर निगम की टीम पर, वहीं पे पारा में ही ज़्यादा लोग हैं जो अवैध तरीके से भैंस का पालन कर रहे हैं। बहुत जगह सड़कें बंद कर दी हैं, जगह जगह गोबर पड़ा रहता है, वहाँ पर नालियाँ चौक हैं, लोगों को दिक्कत होती है, हादसे हो जाते हैं।
तो वहाँ पर ये ड्राइव ज़्यादा चलेगी। लेकिन लखनऊ का चिन्हट इलाका भी है, विकास नगर है, अलीगंज है, मड़ियाओं है, इन इलाकों में भी हमें तो रुचि ये देखकर हैरानी हो रही है, इतने सख्त लॉ एंड ऑर्डर के बाद ऐसी हिम्मत की पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाए। ऐसे लोगों के मोराल को तो ध्वस्त करने की बड़ी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए।